अभी तक हमने मर्म के विभिन्न वर्गीकरणों की चर्चा की थी, जिसमें स्थान भेद से अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ मर्मो पॉइंट, और दूसरा रचना धातु के भेद से कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द मर्मा के हिसाब से हम लोगों ने उसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया था। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन की चर्चा हम लोग करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कि आघात के प्रभाव से मर्म के प्रकार, कि यदि कोई आघात मर्म पर लगता है तो उसका मर्म पर क्या प्रभाव होता है, और उस प्रभाव के आधार पर मर्म का जो वर्गीकरण किया गया उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। मर्म पे आघात के आधार पर मर्मों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सद्य प्राणहर मर्म, जिसको हम लोग कहते हैं कि इंस्टेंट फेटल, मतलब जिस पर चोट लगने से व्यक्ति की मौत संभव है, तुरंत मृत्यु हो सकती है, उसको हम लोग सद्य प्राणहर मर्म कहते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है कालांतर प्राणहर मर्म, और जिसको डिलेड फेटल भी हम लोग कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यदि मर्म पर आघात लगता है तो व्यक्ति की कुछ समय के बाद मृत्यु हो सकती है। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है उसको विशल्यग्न मर्म कहते हैं, और विशल्यग्न से मतलब होता है कि यदि किसी मर्म पर कोई आघात या कोई फॉरेन बॉडी लगी है और यदि हम उसको तुरंत निकालते हैं तो निकालने से तुरंत उसका जो वायु के क्षय से व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। लेकिन यदि उसको ऐसे ही लगा रहने दिया जाए और वो स्वतः धीमे 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 पककर या हील होकर स्वतः निकल जाए तो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। ये विशल्यग्न मर्म कहलाता है। जो चौथा क्लासिफिकेशन है उसको वैकल्यकर मर्म कहा जाता है, जिसको डिसेबलिंग भी कहते हैं। और डिसेबलिंग का मतलब क्या होता है कि जिस पर चोट लगने से जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो डिसेबल हो सकते हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं कोई व्यतिरेक हो सकता है, कोई एक तरह से डिसऑर्गेनाइज हो सकता है, तो उसको वैकल्यकर मर्म कहा गया। और जो पांचवा है उसको रुजाकर मर्म या पेनफुल कहा गया है। इस तरह से ये 5 तरह का जो क्लासिफिकेशन है वो आघात के प्रभाव से मर्मों का वर्गीकरण किया गया है। अब एक एक करके हम लोग इसका एक तरह से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि सद्य प्राणहर मर्म। पहले मैं आप लोगों को इनके नंबर्स बता देता हूँ, कौन कितनी संख्या होती है। जो सद्य प्राणहर मर्म होते हैं ये 19 की संख्या में होते हैं, 19 होते हैं। कालांतर प्राणहर मर्म 33 होते हैं। विशल्यग्न मर्म 3 होते हैं। वैकल्यकर मर्म 44 होते हैं, और जो रुजाकर मर्म है वो 8 मर्म होते हैं। इस तरह से 107 मर्मों को आघात के प्रभाव से डिवाइड किया गया। और अब सद्य प्राणहर मर्म जो 19 हैं उनको हम जानते हैं कि कौन कौन से मर्म हैं जिन पर चोट लगने से व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो सकती है या एक सप्ताह के मध्य में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले जो मर्म है वो बहुत महत्वपूर्ण मर्म स्थान है, जिसको श्रृंगाटक कहते हैं, जो कि हमारे स्थपनी मर्म के नीचे और जो सिर और नासिका के जोड़ पर स्थित होता है, और ये संख्या में 4 होते हैं। तो ये सद्य प्राणहर मर्म होता है। और इसके बाद एक अधिपति मर्म होता है, जिसको हम लोग मास्टर पॉइंट कहते हैं, और जो हमारी मूर्धा के सिर पर जो सिर है उसके हेड ऑफ द टॉप ऑफ द हेड पे होता है। और तीसरा जो शंख मर्म होता है ये संख्या में 2 होते हैं, और दोनों कनपटियों पर स्थित होते हैं। इसी ढंग से 8 जो कंठ सिराएँ होती हैं वो सद्य प्राणहर मर्मों के अंतर्गत आती हैं। इसी ढंग से गुदा, हृदय, वस्ती और नाभि, एक एक मर्म। इस ढंग से ये सद्य प्राणहर मर्म होते हैं। और इसके बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग कालांतर प्राणहर मर्म कहते हैं, ये 33 की संख्या में होते हैं। और इसमें वक्ष के 8 मर्म, मर्मा पॉइंट्स ऑफ द थोरैक्स, इसमें 8 मर्म होते हैं। स्तनमूल 2, जो हमारे स्तन जो होते हैं, निपिल होते हैं, उनसे लगभग 2 अंगुल नीचे दोनों तरफ। स्तन रोहित 2, जो कि हमारे स्तन के 2 अंगुल ऊपर स्थित होते हैं। 2 अपलाप और 2 अपस्तंभ। इस ढंग से 8 वक्ष मर्म कालांतर प्राणहर मर्म कहलाते हैं। और जो महत्वपूर्ण मर्म स्थान होते हैं जो सिर में होते हैं, जिनको हम कहते हैं सीमंत, और ये 5 की संख्या में होते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सिर है वो एक हड्डियों से बना हुआ एक तरह से बॉक्स होता है, और इसमें फ्रंटल, पैराइटल और
ऑक्सीपिटल बोन मुख्य रूप से होती है और साइड में जो टेम्पोरल बोन्स मिलती हैं और भी कई छोटी छोटी बोन्स मिलती हैं। इस ढंग से ये जहाँ पे हड्डियों का संयोजन होता है वहाँ पर ये 5 सीमंत मर्म होते हैं, तो ये भी कालांतर प्राणहर मर्म होते हैं। इस ढंग से तल हृदय मर्म जो 4 होते हैं। आप ये देखिए कि यदि हम हस्त तल हृदय मर्म की बात करें, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हाथ और पैर में ये हृदय का प्रतिनिधित्व करने वाले तल हृदय मर्म होते हैं, तो इसको हम लोग पाद तल हृदय मीन्स मर्मा पॉइंट्स लोकेटेड इन द सोल ऑन द सोल एंड मर्मा पॉइंट्स लोकेटेड ऑन पाम, मतलब हाथ और पैरों दोनों में जो तल हृदय मर्म स्थित होते हैं ये सभी कालांतर प्राणहर मर्म होते हैं। क्षिप्र मर्म इसी ढंग से ये 4 होते हैं, जो बड़ा अंगूठा जो पैर का अंगूठा और जो सेकंड टो है उसके मध्य में होता है और हाथ के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के मध्य में होता है। इस ढंग से 2 हस्त क्षिप्र और 2 पाद क्षिप्र, 4 ये क्षिप्र मर्म होते हैं जो कि कालांतर प्राणहर मर्म के अंतर्गत आते हैं। इसी ढंग से ये 4 इंद्रवस्ती मर्म जिनको हम बाहु इंद्रवस्ती और शक्ति इंद्रवस्ती कहते हैं, पैरों में होने वाली पैरों में स्थित शक्ति इंद्रवस्ती और हाथ में जो हमारी इंद्रवस्ती होती है, इस ढंग से ये 4 इंद्रवस्ती मर्म भी कालांतर प्राणहर मर्म होते हैं। यदि हम देखें जहाँ हम बैठते हैं, जब हम बैठते हैं तो एक हड्डी एक स्पर्श होती है जिसको हम लोग कटिक तरुण मर्म कहते हैं। ये कटिक तरुण मर्म भी कालांतर प्राणहर मर्म है। और जब हम कमर की बात करते हैं, पृष्ठ की बात करते हैं, तो वहाँ पर पार्श्व संधि मर्म होते हैं और ये संख्या में 2 होते हैं, ये भी कालांतर प्राणहर मर्म है। यदि हम कालांतर प्राणहर मर्म और जो पार्श्व संधि मर्म है इससे ऊपर यदि हम जाते हैं, ऊपर के मर्मों की बात करते हैं, पृष्ठ के मर्म की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक बृहति मर्म होता है जो कि संख्या में 2 होते हैं और ये भी कालांतर प्राणहर मर्म है। इस ढंग से जो नितंब है, हमारे जो इलियक बोन्स होती हैं उनके पास जो मर्म स्थित होता है उसको नितंब मर्म कहते हैं और ये भी एक महत्वपूर्ण कालांतर प्राणहर मर्म है। इस ढंग से ये कालांतर प्राणहर मर्म जो है वो 33 की संख्या में होते हैं। और अब जो दूसरा इसका वर्गीकरण है उसको हम लोग कहते हैं विशल्यग्न मर्म। जैसे मैंने आपको बताया था कि विशल्यग्न मर्म जब इस पर कोई फॉरेन बॉडी लगी होती है या कोई फॉरेन आर्टिकल होता है, यदि हम इसको तुरंत निकाल देते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और यदि ये सेल्फ हीलिंग होती है और धीमे धीमे ये हील होकर अपने आप गिर जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती और व्यक्ति सुरक्षित रहता है। इसको विशल्यग्न मर्म कहा गया। और ये उत्क्षेप और स्थपनी, जो उत्क्षेप होता है वो कनपट्टी के पास होते हैं, ये संख्या में 2 होते हैं, दोनों तरफ कनपट्टी पे होता है। और जो स्थपनी होता है वो दोनों आँखों के मध्य, जिसको भ्रूमध्य का हिस्सा कहते हैं, जहाँ पर आज्ञा चक्र होता है उस पर ये स्थपनी मर्म होता है। स्थपनी मर्म के विषय में एक महत्वपूर्ण एक उदाहरण हम लोगों को मिलता है कि श्रवण कुमार के इस स्थान पर राजा दशरथ का तीर लगा था और जैसे ही उस तीर को निकाला गया तो श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। तो इसको विशल्यग्न मर्म कहा गया। तो इससे हम लोग विशल्यग्न मर्म के महत्व को समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा संख्या में जिन मर्मों की चर्चा आघात के प्रभाव से की जाती है उसको हम लोग वैकल्यकर मर्म कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि डिसेबलिंग, जिससे कि उस स्थान विशेष की, उस अंग विशेष की जो कार्यविधि है वो प्रभावित होती है, उसको विकलता उत्पन्न होती है, उसको वैकल्यकर मर्म कहा जाता है। और यह संख्या में 44 होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लोहिताक्ष जो हाथ और पैरों में, जिसमें ऊर्ध्व शाखा में और अधः शाखा में 2-2 जो लोहिताक्ष होते हैं, ये वैकल्यकर मर्म होते हैं। इसी ढंग से 2 जानु जिनको हम नी जॉइंट कहते हैं, या नी के पास जो मर्म होता है उसको हम जानु मर्म कहते हैं। इसी ढंग से उर्वी, 4 उर्वी होती हैं जिसको हम बाहु उर्वी और शक्ति उर्वी मीन्स हाथ और पैर में जो होने वाली जो स्थित जो उर्वी मर्म है वो भी वैकल्यकर मर्म है। इसी ढंग से हस्त कूर्च 2 और पाद कूर्च 2, हाथ और पैर में जो स्थित कूर्च मर्म होता है वो भी वैकल्यकर मर्म होता है। इसी ढंग से हमारे जो इन्ग्वाइनल्स में, इन्ग्वाइनल रीजन में 2 महत्वपूर्ण मर्म स्थान होते हैं जिनको हम विटप मर्म कहते हैं। इसके बाद जो कूरपर मर्म है, कूरपर मर्म का मतलब क्या होता है कि जो एल्बो जॉइंट है वहीं पर कूरपर मर्म स्थित होता है और ये संख्या में 2 होते हैं। इसी ढंग से अंश, जिसको हम लोग अंश मर्म कहते हैं, और ये हमारे कंधों में स्थित होता है, ये भी वैकल्यकर मर्म होता है। इसी के पास अंश से थोड़ा नीचे लगभग 4 अंगुल की
नीचे, और मिड लाइन से 4 अंगुल की दूरी पर और अंश से 8 अंगुल की दूरी पर। ये जो मर्म स्थान होता है उसको अंश फलक कहते हैं, और अंश फलक भी संख्या में 2 होते हैं, और ये एक महत्वपूर्ण वैकल्यकर मर्म होते हैं। इसके अतिरिक्त अपांग, नीला, मन्या, फणा, कुकुंदर, कक्षधर और विधुर, ये 2-2 की संख्या में होते हैं और सभी वैकल्यकर मर्म के अंतर्गत आते हैं। इसमें ये बात जाननी महत्वपूर्ण है कि अपांग और फणा मर्म ये जो होते हैं ये कहाँ होते हैं, ये हमारे हेड में होते हैं, और इसी ढंग से जो नीला और मन्या है ये हमारे गले के मर्म हैं जो कि विकलता उत्पन्न करते हैं। इसी ढंग से जो कुकुंदर मर्म है वो हमारे जहाँ पर हमारी जो कूल्हे की हड्डी है और जो स्पाइन है जहाँ पे मिलता है, जिसको हम सैक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं, उस स्थान पर कुकुंदर मर्म की स्थिति होती है। और इसी ढंग से जो कक्षाधर मर्म है वो एक्जिला में स्थित होता है, ये संख्या में 2 होते हैं। इसी ढंग से जो विधुर मर्म है, कानों के पीछे, दोनों कानों के पीछे जो मर्म होता है उसको विधुर कहते हैं, और ये संख्या में 2 होते हैं। और जहाँ पर हमारा सिर और गर्दन मिलती है वहाँ पर 2 संख्या में कृकाटिका मर्म होते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण मर्म स्थान होते हैं। इन पर आघात लगने से चलमूर्धा होती है। चलमूर्धा का मतलब होता है कि गर्दन हिलने लगती है, और इसका बहुत सारी बीमारियों में भी गर्दन हिलती है, और ये चोट लगने पर निश्चित रूप से इनस्टेबिलिटी ऑफ हेड हो जाता है, तो इसको वैकल्यकर मर्म कहते हैं। इसी ढंग से हमारे जहाँ आँख होती है, जहाँ पे अपांग है, आँखों के बिल्कुल लास्ट में जो हमारी कनपटी होती है वहाँ पर अपांग होता है। अपांग के 2 अंगुल बाद आवर्त मर्म होता है, और ये संख्या में 2 होते हैं। इसी ढंग से जो आणी मर्म है, ऊर्वी और आणी, तो जो आणी मर्म है वो भी 4 होते हैं, 2 पैरों में और 2 हाथों में। इस ढंग से ये जो मर्म होते हैं कुल 44 मर्म हमारे वैकल्यकर मर्म कहलाते हैं, और इनसे शरीर में विभिन्न प्रकार की विकलताएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक संख्या में विकलता उत्पन्न करने वालों की संख्या है। अंत में एक मर्म स्थान होते हैं जिनको हम कहते हैं रुजाकर मर्म। रुजाकर मतलब है ये पेनफुल होते हैं, और इन पर चोट लगने से वेदना ज़्यादा होती है। जैसे गुल्फ मर्म, गुल्फ कहते हैं हम, जिसको एंकल जॉइंट कहते हैं, वहीं पर ये गुल्फ मर्म होता है। और हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्चर से ज़्यादा, यदि वहाँ पे कोई फ्रैक्चर होता है तो उससे ज़्यादा जो पेन होता है वो स्प्रेन में होता है। यदि एंकल जॉइंट का कभी आप स्प्रेन देखेंगे तो वो ज़्यादा पेनफुल होता है, तो ये पेनफुल होते हैं। इसी ढंग से मणिबंध का मतलब होता है जो हमारा रिस्ट जॉइंट है, ये भी रुजाकर मर्म है। और कूर्च सिर जो हमारे हाथ में, जैसे कूर्च और कूर्च सिर जहाँ बताया था, इसमें कूर्च सिर 4 जो मर्म होते हैं हाथ और पैर में, ये भी रुजाकर मर्म की श्रेणी में इनका परिगणन किया गया है। इसको हम हस्त कूर्च सिर 2 और पाद कूर्च सिर 2, इस ढंग से ये 4 जो कूर्च सिर हैं वो भी रुजाकर मर्म की श्रेणी में आते हैं। अब एक और क्लासिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं गुणादिष्ट मर्म वर्गीकरण। गुणों के आधार पर उसका नेचर कैसा है, वो कैसे रिएक्ट करता है, उसके आधार पर मर्मों का जो डिस्क्रिप्शन किया जाता है उसको हम गुणादिष्ट मर्म कहते हैं। और इसको आग्नेय, सौम्य आग्नेय, वायव्य, सौम्य और अग्निवायु युक्त, ये इस ढंग से कैटेगराइजेशन किया गया है। इसको अब मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा कि जितने भी सद्य प्राणहर मर्म हैं जिनकी संख्या 19 है, ये आग्नेय होते हैं। आग्नेय का मतलब होता है कि इसमें अग्नि गुण प्रधान होता है, अग्नि की प्रधानता होती है इन मर्मों में, इसीलिए इसे ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक तरह से डेंजरस होते हैं और उसी ढंग से रिएक्ट करते हैं कि जैसे आग एक तरह से इन्फ्लेमेबल होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ इन्फ्लेमेबल होती है वो सबसे ज़्यादा नुकसान कर सकती है, इसलिए ये सद्य प्राणहर मर्म है और ये आग्नेय गुण युक्त होते हैं। इसलिए इसको चिकित्सा के रूप में बहुत अच्छे ढंग से इसको स्टिमुलेट करने की आवश्यकता होती है। दूसरा जो कालांतर प्राणहर मर्म है वो सौम्य आग्नेय होता है और जिसको हम लोग कहते हैं कि सोम और अग्नि दोनों के गुणों से युक्त होता है, दोनों के गुणों की इसमें प्रधानता होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, बहुत ज़्यादा फेटल नहीं होता, बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। जो विषल्यग्न मर्म होते हैं इनको हम कहते हैं वायु गुण प्रधान है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब इस पर चोट लगती है या इस पर कोई तीर लगता है या कोई फॉरेन बॉडी होती है, यदि हम उसको तुरंत निकाल देते हैं क्योंकि ये वायु गुण की प्रधानता से युक्त होते हैं, इसमें तुरंत वायु का क्षय होता है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। उससे वायु के क्षय से उसकी अग्नि भी क्षीण होने लगती है और व्यक्ति की मृत्यु संभव होती है।
इसलिए इसे विषल्यग्न मर्म कहा गया है और ये वायु गुण प्रधान होते हैं। इसके बाद वैकल्यकर मर्म हैं जो 44 की संख्या में होते हैं और इसको सोम, ये सौम्य होते हैं और सोम या जल गुण के प्रधानता वाले ये मर्म होते हैं। इसके लिए एक तरह से ये समझिए कि इसमें बहुत ज़्यादा इसमें फर्टिलिटी नहीं होती, इसमें कोई नुकसान नहीं होता, डेथ नहीं होती, लेकिन इससे विकलता उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इसको सौम्य गुण वाला मर्म कहते हैं। जो रुजाकर मर्म होते हैं, सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि जो वेदना है वो वायु का गुण है, लेकिन अग्निवायु गुण युक्त होने से, अग्निवायु के गुण के प्रधानता होने से ये जो रुजाकर मर्म होते हैं ये 8 की संख्या में होते हैं और इन पर आघात लगने से बहुत ज़्यादा चोट लगती है, चोट लगने से बहुत ज़्यादा वेदना या पीड़ा का अनुभव रोगी करता है। नाभि को शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हम लोग मानते हैं और नाभि एक महत्वपूर्ण मर्म स्थान है और हम जानते हैं कि माता के गर्भ से कम 6 माह हम लोग इस नाभि के माध्यम से हमारा शरीर जुड़ा होता है और योग की भाषा में कहें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा चक्र होता है और इससे नाड़ियों का उद्गम होता है। तो इसे बहुत महत्वपूर्ण मर्म हम लोग कहा जाता है, योग में भी और आयुर्वेद में भी हम लोग इसको एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। इसी के सापेक्ष मर्मों के वर्गीकरण का एक प्रयास, नवीन प्रयास हम लोगों के द्वारा किया गया है और यदि हम शरीर को नाभि से नीचे और नाभि से ऊपर के हिस्से में यदि 2 भागों में विभाजित करना चाहें, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि शरीर के नीचे के भागों की जो नर्व सप्लाई है उसको हम कैसे स्टिमुलेट करें और ऊपर के हिस्सों के मर्मों को हम कैसे स्टिमुलेट करें या उत्प्रेरित करें, ये एक नया विषय चिकित्सा के क्षेत्र में है। इसी के सापेक्ष हम लोगों ने एक नए तरह से मर्मों के वर्गीकरण का प्रयास किया है, जिसमें हम नाभि से ऊपर और नाभि से नीचे जितने मर्म स्थान हैं उनको जानने का प्रयास किया है। नाभि से ऊर्ध्व स्थित जितने भी मर्म हैं वो 76 मर्म स्थान होते हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण मर्म स्थान है वो हृदय है, हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण है। वक्ष के जो मर्म हैं वो 8 मर्म स्थान होते हैं और पीठ में नाभि से ऊपर 8 मर्म स्थान होते हैं तथा जो ऊर्ध्व जत्रुगत जिसको हम कहते हैं गर्दन से ऊपर के मर्मों की, जो हमने आपको बताया कि 37 मर्म स्थान होते हैं, इसमें से 14 मर्म स्थान गले में होते हैं, कंठ में या जिसको ग्रीवा और कंठ में होते हैं तथा 23 मर्म स्थान सिर में होते हैं। इस तरह से 37 मर्म स्थान होते हैं और जो ऊर्ध्व शाखा है, जो हमारी अपर एक्सट्रीमिटी है, उसमें 11 मर्म स्थान, 22 मर्म स्थान होते हैं। इसलिए इस ढंग से एक हृदय, 8 वक्ष मर्म, 8 पृष्ठ के मर्म, 22 ऊर्ध्व शाखा के मर्म तथा ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म 37 मिलाकर 76 मर्मों की स्थिति होती है जो नाभि से ऊपर होती है। अब नाभि के जो अधः भाग में स्थित मर्म हैं उनका परिगणन हम लोग करते हैं, क्योंकि इसका उपयोग हमें विभिन्न प्रकार के रोगों में, जो नाभि से नीचे के जो हमारे अंग हैं उनके रोगों में भी हम इसके माध्यम से चिकित्सा देते हैं, इसलिए इन मर्मों को जानना आवश्यक होता है। जैसे हमने हृदय देखा वहाँ की महत्वपूर्ण अंग है और हमारे उदर और वक्ष में स्थित होता है, तो इसी ढंग से उदर में जो स्थित 2 मर्म हैं, वस्ति और गुदा, नाभि के नीचे वस्ति और वस्ति के नीचे गुदा मर्म होता है। इसी ढंग से जो पीठ के मर्म हैं, जो नाभि के नीचे पीठ के जो मर्म स्थित होते हैं वो 6 की संख्या में होते हैं और अधः शाखा के जो मर्म होते हैं वो 22 होते हैं। इस ढंग से कुल जो मर्मों की संख्या होती है वो 76 और 30 106 होती है और 107वां मर्म नाभि होता है। इस ढंग से नाभि को केंद्रित करके मर्मों के वर्गीकरण का जो प्रयास किया गया, इसका हम लोग मर्म चिकित्सा में उपयोग करते हैं। नाभि को शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हम लोग मानते हैं और नाभि एक महत्वपूर्ण मर्म स्थान है और हम जानते हैं कि माता के गर्भ से कम 6 माह हम लोग इस नाभि के माध्यम से हमारा शरीर जुड़ा होता है और योग की भाषा में कहें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा चक्र होता है और इससे नाड़ियों का उद्गम होता है। तो इसे बहुत महत्वपूर्ण मर्म हम लोग कहा जाता है, योग में भी और आयुर्वेद में भी हम लोग इसको एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। इसी के सापेक्ष मर्मों के वर्गीकरण का एक प्रयास, नवीन प्रयास हम लोगों के द्वारा किया गया है और यदि हम शरीर को नाभि से नीचे और नाभि से ऊपर
के हिस्से में यदि दो भागों में विभाजित करना चाहें, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि शरीर के नीचे के भागों की जो नर्व सप्लाई है उसको हम कैसे स्टिमुलेट करें और ऊपर के हिस्सों के मर्मों को हम कैसे स्टिमुलेट करें या उत्प्रेरित करें, ये एक नया विषय चिकित्सा के क्षेत्र में है। इसी के सापेक्ष हम लोगों ने एक नए तरह से मर्मों के वर्गीकरण का प्रयास किया है, जिसमें हम नाभि से ऊपर और नाभि से नीचे जितने मर्म स्थान हैं उनको जानने का प्रयास किया है। नाभि से ऊर्ध्व स्थित जितने भी मर्म हैं वो 76 मर्म स्थान होते हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण मर्म स्थान है वो हृदय है, हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण है। वक्ष के जो मर्म हैं वो 8 मर्म स्थान होते हैं और पीठ में नाभि से ऊपर 8 मर्म स्थान होते हैं, तथा जो ऊर्ध्व जत्रुगत जिसको हम कहते हैं गर्दन से ऊपर के मर्मों की, जो हमने आपको बताया कि 37 मर्म स्थान होते हैं, इसमें से 14 मर्म स्थान गले में होते हैं, कंठ में या जिसको ग्रीवा और कंठ में होते हैं, तथा 23 मर्म स्थान सिर में होते हैं। इस तरह से 37 मर्म स्थान होते हैं। और जो ऊर्ध्व शाखा है, जो हमारी अपर एक्सट्रीमिटी है, उसमें 11 मर्म स्थान, 22 मर्म स्थान होते हैं। इसलिए इस ढंग से एक हृदय, 8 वक्ष मर्म, 8 पृष्ठ के मर्म, 22 ऊर्ध्व शाखा के मर्म तथा ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म, 37 मिलाकर 76 मर्मों की स्थिति होती है जो नाभि से ऊपर होती है। अब नाभि के जो अधः भाग में स्थित मर्म हैं उनका परिगणन हम लोग करते हैं, क्योंकि इसका उपयोग हमें विभिन्न प्रकार के रोगों में, जो नाभि से नीचे की जो हमारे अंग हैं उनके रोगों में भी हम इसके माध्यम से चिकित्सा देते हैं। इसलिए इन मर्मों को जानना आवश्यक होता है। जैसे हमने हृदय देखा, वहाँ की महत्वपूर्ण अंग है और हमारे उदर और वक्ष में स्थित होता है, तो इसी ढंग से उदर में जो स्थित 2 मर्म हैं, वस्ति और गुदा, नाभि के नीचे वस्ति और वस्ति के नीचे गुदा मर्म होता है। इसी ढंग से जो पीठ के मर्म हैं, जो नाभि के नीचे पीठ के जो मर्म स्थित होते हैं वो 6 की संख्या में होते हैं, और अधः शाखा के जो मर्म होते हैं वो 22 होते हैं। इस ढंग से कुल जो मर्मों की संख्या होती है वो 76 और 30, 106 होती है, और 107वां मर्म नाभि होता है। इस ढंग से नाभि को केंद्रित करके मर्मों के वर्गीकरण का जो प्रयास किया गया, इसका हम लोग मर्म चिकित्सा में उपयोग करते हैं। आज हम स्थान भेद से जो मर्म स्थान हमारे शरीर में होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मर्म पॉइंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, स्कैटर्ड ऑल ओवर द बॉडी, और यहाँ से हम लोग उनकी चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन सा मर्म स्थान किस स्थान पे होता है, कौन कौन सा मर्म बिंदु किस स्थान पे होता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। ऊर्ध्व शाखा और अधः शाखा के मर्मों की चर्चा सर्वप्रथम हम लोग करेंगे, और इसमें पहला मर्म जो है जिसको क्षिप्र मर्म कहते हैं, क्षिप्र का मतलब होता है इंस्टेंट, और उस मर्म की संख्या हाथ में 2 होती है, हाथों में अपर एक्सट्रीमिटी में 2 होती है, और इसकी जो स्नायु धातु, जो इसकी धातु है वो स्नायु मर्म के अंतर्गत इसको आता है। स्नायु मर्म से हमने आपको बताया कि इसमें लिगामेंट हो सकता है, इसमें रेटिनोकुलम हो सकता है, इसमें कोई टेंडन हो सकता है, ये सारे के सारे स्नायु मर्म के अंतर्गत आते हैं। और इसका आघात के हिसाब से जो प्रभाव होता है, यदि इस पर आघात होता है तो इसका क्या प्रभाव होता है, इसको कालांतर प्राण मर्म कहते हैं। मतलब ये डिलेड फैटल होता है। डिलेड फैटल का मतलब क्या होता है कि इंस्टेंट इसमें डेथ होने की संभावना नहीं होती, लेकिन यदि इसको समय से ठीक से उपचारित न किया जाए और ये यदि विद्ध हो जाए, विद्ध होने का मतलब क्या, पेनिट्रेटिंग इंजरी इसमें हो जाए और पूरा यदि इसमें डैमेज होता है तो व्यक्ति की कुछ समय के बाद मृत्यु अवश्यंभावी होती है। इसलिए इसको कालांतर प्राणहर मर्म के अंतर्गत रखा गया है। और इसका जो भौतिक गुण है, जैसे मैंने गुणादिष्ट हम लोग जिसकी एक तरह से वर्गीकरण करते हैं गुण के आधार पर, ये सौम्य आग्नेय गुण युक्त होता है, जिसमें सोम और अग्नि तत्व दोनों की प्रधानता होती है, और इसका जो प्रमाण होता है ये लगभग आधा अंगुल प्रमाण होता है, और इसकी स्थिति हाथ के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली के मध्य में स्थित होता है। और इसको अंगूठ जो मर्म स्थान होता है, इस पर यदि चोट लगती है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण मर्म स्थान है जिसको तल हृदय कहते हैं, तल हृदय का मतलब हमने पहले भी आपको बताया कि हाथ में हृदय की स्थिति और हृदय से संबंधित कार्यों को स्टिमुलेट करने के लिए एक ऐसा स्थान
जिससे हम हृदय और मस्तिष्क के कार्यों को स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, या उसमें होने वाली बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो ये हाथ में जो मर्म स्थान होता है उसको तल हृदय मर्म कहते हैं, और इसकी संख्या 2 होती है, दोनों हाथों में होती है। इसकी जो निर्माण धातु है वो मांस धातु है, इसको मांस मर्म कहा गया है, तथा इसका जो प्रकार है कि ये कालांतर प्राणहर मर्म है और डिलेड फैटल होता है। और इसके बाद इसका जो भौतिक गुण है, जिसको हमने कहा कि गुणादिष्ट इसका जो लक्षण है वो क्या है, वो सौम्य आग्नेय है। इसमें सोम और अग्नि तत्व दोनों की प्रधानता होती है, और इसका भी प्रमाण लगभग आधा अंगुल होता है। आधा अंगुल प्रमाण का ये मर्म स्थान होता है, और इसकी स्थिति मध्यमा उंगली की मध्यम की सीध में, करतल के मध्य में। इसको मैं दिखाना चाहूँगा कि यदि मुट्ठी, आप देखें कि यदि हम मुट्ठी को बंद कर रहे हैं, और मुट्ठी को बंद करने के साथ साथ यदि हम क्या कर सकते हैं, यदि हम देखें कि यदि मुट्ठी को बंद किया, बीच की उंगली को तले पे रखा है, और उसको यदि हम सीधा कर लेते हैं, बाकी उंगलियों को खोल देते हैं, तो जिस स्थान पर हमारी मध्यमा उंगली इसका स्पर्श करती है उसको हम लोग तल हृदय मर्म कहते हैं। यदि हम इसको और अच्छे ढंग से जानना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जो बेस है, हमारा जो मिडिल फिंगर है, आप ये क्रीज लास्ट वाली देख रहे हैं, यहाँ से लेकर इस क्रीज तक जो हमारी हथेली की जो लंबाई होती है वो लगभग 6 अंगुल होती है। और 6 अंगुल, 3 अंगुल पे यदि हम इसको एक लॉन्गिट्यूडनल एक लाइन यदि हम मिड लाइन से खींचें, मिडिल फिंगर से खींचें नीचे की तरफ, और इस हथेली को 2 हिस्से में डिवाइड करें बराबर, तो जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वहीं पर ये स्थान होता है। इसको तल हृदय मर्म कहते हैं, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसको बड़ी आसानी से कोई भी व्यक्ति अपनी मुट्ठी को बंद करके और बीच की उंगली को अपने तले पर रखकर, तल पर स्पर्श करके उसको जान सकता है। तो इसको तल हृदय मर्म कहते हैं। इसके बाद ये जो तीसरा मर्म स्थान है उसको हम कहते हैं कूर्च मर्म। कूर्च मर्म ये संख्या में 2 होते हैं, और इसकी जो निर्माण धातु है या जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट इसका, इसको ये स्नायु मर्म होता है। और स्नायु मर्म होने से ये एक तरह से जो इसका प्रकार है वो वैकल्यकर होता है, जिसमें डिसेबलिंग जिसको हम लोग कहते हैं। और इसका जो भौतिक गुण है उसको सौम्य होता है, तथा इसका जो मर्म का परिणाम होता है ये 4 अंगुल, चतुरंगुल 4 अंगुल का प्रमाण होता है। और इसकी स्थिति क्षिप्र नामक मर्म के ऊपर दोनों ओर होती है। जो क्षिप्र मर्म है, पीछे से क्षिप्र मर्म होता है, इसके आगे की ओर, दोनों की ओर की स्थिति यदि हम इसको कहें तो ये कूर्च मर्म की स्थिति होती है। और जो इसी को ये इसके पीछे क्षिप्र मर्म की स्थिति होती है। क्षिप्र मर्म यदि आप देखें, ये क्षिप्र मर्म पीछे और ये सामने कूर्च मर्म होता है। इसके बाद जो कूर्च सिर मर्म है, इसकी भी संख्या 2 होती है, एक इस हाथ में होती है, एक दूसरे हाथ में होती है। और इसकी जो निर्माण धातु है वो भी स्नायु मर्म है, स्नायु होता है। लिगामेंट्स पे एक तरह से लिगामेंट, रेटिनाकुलम, ये जो कंटेंट है इसका एक बेसिस होती है। और इसका जो प्रकार है वो रुजाकर होता है। ये मीन्स ये पेनफुल होते हैं, जो हमारा कूर्च सिर मर्म है वो पेनफुल होता है। और इसको हम कहते हैं वायु गुण भूयिष्ठ। पेनफुल है तो क्या है, वायु गुण भूयिष्ठ है। मीन्स इसमें प्रीडोमिनेंस किसकी होती है, वायु गुण प्रधान होता है इसमें, ये मर्मों में। और इसका जो परिमाप होता है वो 1 अंगुल प्रमाण होता है। यहाँ पे स्थिति होती है गुल्फ संधि के दोनों ओर जो नीचे की तरफ होता है, ये इसको हम लोग कूर्च सिर मर्म कहते हैं। कूर्च सिर मर्म ये संख्या में 2 होते हैं, तथा इसकी निर्माण धातु स्नायु है, इसलिए ये स्नायु मर्म कहलाता है। इसका प्रकार रुजाकर मीन्स पेनफुल होता है। और इसका जो भौतिक गुण है वो वायु गुण भूयिष्ठ है। इसी ढंग से इसका जो मर्म का जो परिमाप होता है वो 1 अंगुल होता है, तथा इसकी जो स्थिति होती है वो मणिबंध मर्म के ऊपर स्थित होती है हाथ में। और इसको कूर्च मर्म के सामने इसकी स्थिति होती है। 5वां जो मर्म स्थान है उसको मणिबंध मर्म कहते हैं। और ये संख्या में 2 होते हैं। इसकी निर्माण धातु संधि मर्म है, इसका प्रकार रुजाकर है, तथा इसका भौतिक गुण वायु गुण भूयिष्ठ होता है, एक मतलब वायु गुण की प्रधानता होती है। तथा इसकी स्थिति हाथ और बाहु मीन्स जो हैंड एंड जो 4 आर्म है उसके जंक्शन पे होती है, और जिसको हम लोग एल्बो जॉइंट कहते हैं। ये मणिबंध मर्म की स्थिति हमने आपको बताई। इसके ऊपर जो महत्वपूर्ण मर्म स्थान है उसको इंद्रवस्ती मर्म कहते हैं।
और ये भी संख्या में 2 होते हैं। इसकी निर्माण धातु ये मांस धातु है, इसीलिए इसको मांस मर्म के अंतर्गत इसका परिगणन किया जाता है। इसका जो भौतिक गुण है वो सौम्य आग्नेय है तथा इसका जो परिमाप होता है वो आधा अंगुल होता है। इसकी स्थिति जो हाथ है उसमें यदि हम एल्बो जॉइंट देखें या कूर्पर मर्म देखें उससे लगभग 3 अंगुल नीचे, 3 से 4 अंगुल के नीचे की दूरी पर ये मिड लाइन में होता है। इस ढंग से जो कूर्पर मर्म है ये इसकी संख्या भी 2 होती है और इसका जो निर्माण धातु है वो संधि मर्म के अंतर्गत आता है और ये वैकल्यकर मर्म इसका प्रकार है तथा इसके जो भौतिक गुण है वो सौम्य है और इसकी का जो परिमाप है वो 3 अंगुल होता है। इसकी स्थिति जो कूर्पर मर्म है उसको हम एल्बो जॉइंट कहते हैं और एल्बो जॉइंट के रूप में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फोर आर्म और अपर आर्म का जो जंक्शन पॉइंट है उसको हम लोग एल्बो जॉइंट कहते हैं। इस ढंग से जो दूसरा मर्म स्थान होता है जिसको उससे ऊपर उसको आणी मर्म कहते हैं और ये भी संख्या में 2 होते हैं तथा इसकी जो निर्माण धातु है वो स्नायु होती है और इसको स्नायु मर्म के अंतर्गत लिया जाता है और इसका जो प्रकार है वो वैकल्यकर मर्म होता है। वैकल्यकर मर्म इसको कहते हैं, विकलता उत्पन्न होती है, कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है। इसका जो भौतिक गुण है वो सौम्य होता है और इसकी का जो परिमाप है वो आधा अंगुल परिमाप है तथा इसकी स्थिति जो कूर्पर संधि से 3 अंगुल की दूरी पर मिड लाइन में होती है।